नमस्कार, मैं प्राची माथुर वर्मा महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वात रोग या जिसे हम साधारण भाषा में आर्थराइटिस भी बोलते हैं, ये एक ऐसा रोग है, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे 65 वर्ष से ऊपर की आयु के करीब हमारे देश में 22 से 40% लोग ग्रसित हैं, जिसमें 45% महिलाएं हैं। और इसका हम आयुर्वेद से किस तरह से इलाज कर सकते हैं, ये चीज़ क्या है, ये आखिर बीमारी क्या है और हम इसमें किस तरह से निजात पा सकते हैं अपने आयुर्वेद के थ्रू, उसके लिए हमने अपने चैनल पर डॉक्टर अतुल तेलरांधे जी, जो आयुर्वेद के एमडी हैं, उनको हमने आज का दिन खास है जो डॉक्टर्स डे है, हमने आमंत्रित किया है। सर, मैं आपका अपने चैनल महाराष्ट्र टीवी 24 की तरफ से आपका आज डॉक्टर्स डे पर आपको शुभकामनाएं देती हूं और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे देश का जो एक स्टैटिस्टिक्स कहता है करीब 180 मिलियन लोग, मतलब जिसे 18 करोड़ बोला जा सकता है, लोग इस वात रोग से ग्रसित हैं। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सर ये वात रोग है क्या? देखिए, वात रोग एक वेग टर्म है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष माने गए हैं जी। वात, पित्त, कफ, जिनसे रोग तैयार होते हैं। तो वात दोष के दूषित होने से जो भी रोग शरीर में तैयार होते हैं उसे वात रोग कहते हैं। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग वर्णित है, उसमें से एक आर्थराइटिस है। ओके, तो वात रोग 80 प्रकार के होते हैं टोटल, और उसमें से एक प्रकार जो है आर्थराइटिस है, जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वेग टर्म कैसी है, लोगों को वात रोग यानी आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन को ही वात रोग, जहाँ पे पेन है वहाँ पे वात रोग, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कॉमनली लोगों का कंसिडरेशन। तो वात रोग यानी वात दोष से निर्मित होने वाले रोग, जिनको वात रोग कहा जाता है। तो सर, वात रोग जैसे आपने बताया इतने प्रकार के हैं, तो इनको एक जनरल क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि जैसे 4 प्रकार के वात रोग होते हैं, या सभी को हम एक ही तरह का मानेंगे? नहीं, वात रोगों के 80 प्रकार, 80 रोगों को वात रोगों में डाला गया है और 80 प्रकार के हैं, तो एक एक रोग का बहुत वास्ट क्लासिफिकेशन। जी। तो उसमें से एक हम चूज कर सकते हैं आर्थराइटिस, यानी जॉइंट्स में होने वाला पेन। बॉडी में जितने भी बोनी जॉइंट्स है, 2 बोन से बने हुए, 3 बोन से बने हुए, उन जॉइंट्स में होने वाला पेन या डिजीज हम लोग आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसे संधिवात भी कहते हैं, जिसे संधिवात भी कहते हैं सर। तो इसका डायग्नोज या इसका निदान आप किस प्रकार करते हैं सर? अगर हम वेग टर्म में छोड़ दे वात रोग, केवल एक संधिवात की बात करते हैं, तो जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स आपके बॉडी में है वो बोन से बने होते हैं, बोनी जॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस या संधिवात, तो बोन्स और उसके बीच में जो जॉइंट तैयार हुआ है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है जी, उसमें कोई बिगाड़ आ जाना, कोई गड़बड़ हो जाना, या उसके अंदर का फ्लूइड या लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, जिसकी वजह से स्वेलिंग आना, पेन होना, ठीक है, या फिर डिस्कलरेशन होना, या मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हुआ, मूवमेंट के दरमियान पेन होना, ये सारी चीज़ों को हम लोग आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। सर, आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है, जैसे जनरली लोग एलोपैथिक की तरफ ही जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो अभी एक कोविड-19 की वजह से भी हमारा बहुत ज्ञान बढ़ा है इसी वजह से, और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद जो देश के लोगों को और हम सबको बहुत समझ में आया है सर। तो मैं इसलिए खास तौर से आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कि आयुर्वेद में इसका इलाज है? जी, प्राचीन काल से आयुर्वेद में वात रोगों का इलाज सक्सेसफुली किया जा रहा है। ओके, और बहुत बार लोगों की कंसिडरेशन यही है कि वात रोग आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटेड होते हैं। ओके, तो मैक्सिमम ऐसा यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यानी वात रोग स्पेशलिटी आयुर्वेद में है, ऐसा लोगों का अभी का कंसिडरेशन है। वैसे ये बात ट्रूथ ही है, वात के अलावा बाकी रोगों का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में होता है, जैसे आप कोविड के कंसिडरेशन में समझ पा रहे हैं। जी। तो आयुर्वेद में इसका डेफिनेट इलाज है और बहुत सही रिजल्ट्स उसके आते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद, और बहुत हद तक पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मली वात रोगों से निजात पाके जी सकता है। सर, ये आयुर्वेद पंचकर्म जो कहा जाता है, पंचकर्म, तो उसमें इसका इलाज है सर? देखिए, पंचकर्म एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स में से, जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं। पंचकर्म एक प्रकार से मेडिसिन के साथ
कुछ मसाज वगैरह होता है, जी। सेकना होता है, जी। या फिर 5 प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट की जाती है, उसको पंचकर्म कहते हैं। जी जी जी। उसमें बस्ती आता है, वमन विरेचन आता है, नस्य आता है, रक्तमोक्षण आता है, अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स पंचकर्म इस ट्रीटमेंट के अंडर आती है। तो वो एक ट्रीटमेंट का प्लान होता है आयुर्वेद का, तो वो भी वात रोगों में किया जा सकता है। ओके, जैसे कटी बस्ती है, बस्ती के अलग अलग प्रकार, उसमें वात रोगों में बस्ती ये प्रधान चिकित्सा मानी जाती है। तो अच्छा। बस्ती के अलग अलग छोटे छोटे प्रकार भी बनाए गए। अच्छा। तो वात रोगों में उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। जी जी जी। सर एक मेरा क्वेश्चन था आपसे, एक आहार या खान पान के विषय में, कि आप जिनको वात रोग हो जाता है, जो उनके पेशेंट हैं, उनको आप किसी खास चीज़ों में कंट्रोल करने को बोलते हैं, या उनका खान पान या डाइट आप सेट करते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, वात अगर दोष विकृत हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, जी। वैसे तो आयुर्वेद में सभी दोषों का जो मूल माना गया है वो शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माना गया है। सभी रोगों का मूल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे वात रोगों का भी होता है। वात पक्वाशय निर्मित होता है, पक्वाशय में वात की निर्मित होती है। पक्वाशय यानी इंटेस्टाइनल पार्ट जो माना जाता है। जी। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर ना हो, या डाइजेशन बिगड़ जाए, या आप जो डाइट ले रहे हैं वो अलग अलग यानी प्रॉपर टाइप का नहीं हो रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, जैसे जंक फूड ज़्यादा खा रहे, स्पाइसी ज़्यादा खा रहे, ऑयली ज़्यादा खा रहे, जिसको हम अनडाइजेस्टेबल फूड जो मटेरियल्स होते हैं, जो खाने के बाद टॉक्सिन्स ज़्यादा निर्माण हो जाते हैं, जी। ऐसे फूड को अगर आप खाते हैं तो जिसके कारण से सामरस निर्मित होती है। सामरस यानी इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड जूस तैयार हो जाता है, उससे फिर जो इम्प्योरिटी बॉडी में फैल जाती है वो फिर दोषों को निर्मित देती है। सो डाइट के हिसाब से अगर बोला जाए तो डाइट स्पेसिफिकली लाइट डाइट होना चाहिए, प्रॉपरली टाइमली डाइट होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे लिया हुआ डाइट होना चाहिए, और आपको पचन होने के बाद उसका सम्यक आहार प्रसार यानी प्रॉपर डाइजेस्टेड न्यूट्रिटिव जूस आपको मिले, जैसे कि बैलेंस डाइट की हम कल्पना करते हैं। टाइमली खाओ, प्रॉपरली डाइजेस्ट करो, तो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा होगा और दोष निर्मित नहीं होगी, यानी वात जैसे रोगों की निर्मित नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस पर आप क्या एक प्रॉपर डाइट प्लान भी देते हैं? जी डेफिनेटली। डाइट प्लान के साथ साथ हम डाइट कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, इस पे हम बेसिक्स पे ज़्यादा ये देते हैं। उससे क्या होता है कि आइटम्स तो ज़रूर बता, जैसे डाइटिशियन डाइट चार्ट बना के ये खाइए ये मत खाइए, बट लिस्ट लंबी चौड़ी हो जाती है। हम लोग उनको जनरली डाइट किस टाइप पे, किस समय पे, किस प्रकार से और कैसे लेना चाहिए ये बताते हैं। जैसे आपको शाम को 7-8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए। खाने को आप टाइमिंग में डिवाइड कर लीजिए, 6 अर्ली, 7 अर्ली, या 4 to 6 अर्ली आपको डाइट लेना चाहिए। अच्छा, जी। शाम का खाना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, दही बेसन की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, या फिर घी में भुंजी हुई चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। अच्छा। नॉनवेज जैसी हेवी चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। आपको जो डाइट है वो रात का लाइट और दिन का थोड़ा सा हेवी, और अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह हो जाने के बाद लाइट ब्रेकफास्ट, इस प्रकार से डाइट को हम प्लान करके बताते हैं। अच्छा। तो यानी जो रूट है डिजीज जहाँ से तैयार होती है हम उसी को हटा देते हैं। ओके सर ये जैसे ये संधिवात है, अगर जैसे एक कम उम्र में जब नहीं है, तो एक तरह से आप कुछ ऐसा सुझाव देंगे कि अपनी डाइट में, अपने खान पान में क्या चीज़ शामिल की जाए या रोकी जाए? जैसे आपने हैवी खाना तो बताया आपने, पर उसके अलावा जो इसको कंट्रोल करा जाए कि ये हो ही ना, इस तरह से। देखिए, आर्थराइटिस या फिर इस प्रकार के वात रोग जॉइंट्स के हेल्दी रहने पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके जॉइंट्स हेल्दी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चाहे फिर आप कैसा भी खाना खा लें और आपका डाइजेशन अच्छा है तो कोई भी खाना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट आपका डाइजेशन बेटर होने के लिए आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। एक्सरसाइजेस कीजिए, जॉइंट्स को फिट रखिए। एक्सरसाइजेस से आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो डाइजेस्ट भी प्रॉपरली होगा और दोष तैयार नहीं होंगे। दैट विल नॉट कॉज आर्थराइटिस। यानी क्या रहता है, वो जॉइंट के अंदर का जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है, और उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? रोज का खाना अगर बिगड़ जाए, प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, उटपटांग, जैसे हम लोग यानी हम लोग जैसे जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, फ्रिज की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाते हैं, वो आर्थराइटिस का बहुत बड़ा कॉज है। बासी चीज़ें खाना, एक बार से कल की चीज़ हम फ्रिज में रख के फिर दूसरे दिन खाते हैं, वो भी चीज़ें। सो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करोगे, फ्रेश खाना खाओगे तो
और बैलेंस्ड होना चाहिए खाना, फ्रूट्स भी होने चाहिए उसमें, ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, दूध भी होना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी भी होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा यानी मॉडर्न टर्म्स में बोले जाए बैलेंस डाइट को, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन से सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। भूख लगने पे खाना चाहिए और खाना खाने के बाद प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के बाद दूसरा मील लेना चाहिए। सर, ये आपने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो जनरली कुछ चीज़ों को हमको वाकई अवॉइड करना चाहिए। Right. जी हाँ सर। सर, ये जो रोग है, ये वात रोग, आर्थराइटिस, जिसको नॉर्मली सब आर्थराइटिस यूँ ही बोलते हैं, पर आपने बताया है ये वन ऑफ द वात रोग है। से वात रोग है। तो ये हेरिडिटरी या आनुवंशिक होता है क्या सर? डेफिनेटली हेरिडिटरी तो माना जाता है वात रोगों को, यानी अगर जैसा कंपोजिशन ऑफस्प्रिंग्स जो तैयार होते हैं मॉम डैड से, यानी बच्चे जो होते हैं वो हेरिडिटरी चीज़ों को कैरी करते हैं। अब आप देखोगे हाइट हो गया, जॉइंट्स का शेप हो गया, फिंगर की लेंथ हो गई, ये सारी चीजें मम्मी डैडी से मैच करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको है मम्मी डैडी उनके मम्मी डैडी को, तो फिर इनमें आने की उनका कंपोजिशन वही कैरी करता है। बट वहाँ पे डेफिनेट हेरिडिटरी चांसेस है कि अगर मम्मी डैडी को हुआ था तो इनको भी हो सकता है। अब ये प्रिवेंट कर सकते हैं। जी जी। आने वाली जो जनरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? डाइट को प्लान करके, एक्सरसाइजेस और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा के। इन शॉर्ट उसको हम लोग इम्यूनिटी करते हैं, धातु बल कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इम्यूनिटी एक धातु बल, धातुओं का, धातु यानी अपने शरीर जिस चीज से बना है उसे धातु कहते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी जो है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु, सप्ताह, 7 प्रकार के धातु माने जाते हैं। तो आपका शरीर जिस मटेरियल से बना है उसको धातु बोलते हैं। अब आपको जो मटेरियल मिला है कहाँ से मिला है? आपकी मम्मी डैड से मिला है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू, और बाद में आपको उसको बनाना है। ये आपका धातु जिससे आपका शरीर बना है, उसको अगर आप स्ट्रांग बनाते हैं, यानी उसका धातु बल बढ़ाते हैं, यानी आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो कोई भी डिजीज नहीं होगा आपको। आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ तो आर्थराइटिस जहाँ होता है वो पार्ट आपको स्ट्रेंथन रखना है, वहाँ का जो नेचुरल कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी वहाँ की वो नॉर्मल रखना है। उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइजेस एंड डाइट, 2 चीज़ें आवश्यक है। इसके साथ आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे सिटिंग जॉब है बहुत लोगों को ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है, गर्दन में तकलीफ है, या फिर ड्राइविंग करना पड़ता है बहुत से लोगों को, स्पेशली जो आपको आईटी सेक्टर है या एग्जैक्टली, उन लोगों के सर्वाइकल रीजन या लंबर रीजन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उनको स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। ओके, वो भी जॉइंट्स ही है। अगर आप देखोगे स्पाइन को, तो उसमें वो छोटे-छोटे जॉइंट्स बड़ी कॉमन चीज़ है सर आजकल तो। राइट। या जिन लोगों को फिर जैसे लेडीज ऑन आफ्टर मैरिज उनके बच्चे हो जाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट को ड्यूरिंग लेबर या प्रेगनेंसी नहीं मिला, उसके बाद नहीं मिला, तो कैल्शियम लैक हो जाता है। आप 90% लेडीज देखो हैविंग मैरिड और जिनके बच्चे हो चुके हैं, दे विल कंप्लेन ऑफ लम्बैगो, लंबर पेन उनको होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसा वो बताएंगे। बिल्कुल। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कैल्शियम एंड न्यूट्रिशन टू द बोन्स एंड जॉइंट्स। मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी सर कि महिलाओं के लिए आपके खास सुझाव, और यही है सर। तो सर, महिलाओं के लिए आपके खास सुझाव मेरे ख्याल है कैल्शियम इंटेक पर ही होंगे। राइट। महिलाओं के लिए खास सुझाव ये है कि उनको उनकी लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। उनके जो डेली रूटीन है, जैसे वर्किंग वुमेन है तो उसको बाहर का भी करना है और घर का भी करना है। जी। सारा का सारा काम, बच्चे भी संभालने हैं। ओके, तो एक्चुअली बच्चे संभालने का काम दोनों का होता है, लेकिन लेडीज हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो लेडीज कर सकती है वो बाकी लोग नहीं कर सकते। करेक्ट। तो उनका घर संभालना है, उनको बच्चे संभालने, उनको अगर वो वर्किंग है तो बाहर का उनका वर्क भी उन्हें संभालना है। तो उनके पास ये सब करते करते खुद के लिए समय नहीं मिलता। डाइट को तो छोड़ ही दीजिए आप। ऐसे समय में वो डिलीवर होने के बाद उनके बॉडी का लॉस तो है ही है उसमें, क्योंकि शी हैज गिवन बर्थ टू अ न्यू बॉर्न और न्यू बेबी। ठीक है। तो 9 मंथ्स उसके वूम में रहा है, तो वहाँ से न्यूट्रिशन उसने लिया है। अब शी लैक्स कैल्शियम एंड डिफरेंट विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, शी हैज़ टू फिल इट। ओके, उसके लिए शी नीड्स अ रेस्ट। अब उसको करियर भी संभालना है, सारी चीज़ें संभालनी, इसके लिए उनको अपने रूटीन से टाइम निकाल के एक्सरसाइजेस मस्टली करनी चाहिए, न्यूट्रिशन पे खास ध्यान देना चाहिए, ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन ऑफ वर्क को अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए उनको अगर किसी मेड या और किसी की हेल्प मिले तो ज़्यादा बेटर है। ये सब संभाल के उनको इन डिजीजेस से बचना है, स्पेशली डिजीजेस ऑफ वात रोग या फिर आर्थराइटिस हम जो इसको बोल सकते हैं। सर, ये जैसे कि जनरली देखा जाता है कि भाई थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं तब लोग चिंता करने लग जाते हैं कि भाई अब हमें ये हो सकता है, लेकिन सर ये क्या कम उम्र में भी हो सकता है? बहुत सारे वात रोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है अर्ली एज में भी हो जाता है।
मतलब सर Yeah. किस एज में ये इवन 14-13 की एज में भी ये पाया जाता है। इतनी कम Yeah, होती है सर? that is autoimmune disorder. Rheumatoid arthritis is autoimmune disorder. जी In some cases you can find वो अर्ली एज में भी आपको मिलेगा। सर Definitely मिलता इसके है। Sorry. मतलब लक्षण क्या होंगे, जैसे मतलब जो समझ में आए कि हाँ भाई बच्चे को कुछ ये प्रॉब्लम हो सकती है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए? डेफिनेटली जो जॉइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको जॉइंट में स्वेलिंग दिखेगी, ओके। उसमें जॉइंट का जो टेम्परेचर है बढ़ा हुआ होता है, अच्छा हल्का सा रेडिश हो जाता है जॉइंट, स्वेलिंग दिखेगी, स्पेशली वो नी जॉइंट्स में होता है अच्छा और बाकी जॉइंट्स में भी दिखता ही है वो। और जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स है वो स्टिक हो जाते हैं, उसमें पेन होता है। तो ये सारे लक्षण दिख गए कि आपको ऑर्थोलॉजिस्ट या फिर रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा या डॉक्टर्स को आपको उसको पेशेंट को कंसल्ट कराना पड़ेगा। सर डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में और आए और आपने हमको इतनी अच्छी और ख़ास बातें और ख़ास तौर से ये सुझाव भी दिए कि इसको ख़ास तौर से हम प्रिवेंट कैसे करें। महिलाओं के लिए आपने जो ख़ास सुझाव दिए और बच्चों के लिए या कम उम्र में जो हो जाए तो इसके लक्षण किस तरह से दिखाई दिए जा सकते हैं, और आपने हमको इस विषय पर काफ़ी सारी जानकारी दी डॉक्टर साहब। हम आपके लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो एक इम्यूनिटी के विषय पर बोला है और वाकई डाइट, इम्यूनिटी और जितने डॉक्टर साहब ने हमको सुझाव दिए हैं ये सब हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी ज़िंदगी में आए तो शायद हम सबका फ़ायदा है। और हम आगे की उम्र का क्यों इंतज़ार करें, इस उम्र में ही हर चीज़ रोकी जा सकती है और अच्छा स्वास्थ्य का लाभ लिया जा सकता है।